नवाबों के शहर लखनऊ से मैं हूं अमन, वीओए इंडिया के लिए। इस वक्त हम पुराने लखनऊ में हैं। हालांकि नया लखनऊ बहुत बस गया है। ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, मॉडर्न रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं, लेकिन जो बात पुराने लखनऊ में है वो और कहीं नहीं। योगेश प्रवीण साहब ने लिखा है, लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचो बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि पुराना लखनऊ धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन अभी भी पुराने लखनऊ में लखनऊ की तहजीब है, लखनऊ का ज़ुबान है। उसी पुराने लखनऊ में अभी हम एक चाय खाने में हैं। यहाँ से थोड़ी दूर छोटा इमामबाड़ा है। इस चाय खाने में चाय बन रही है स्पेशल, और चाय के साथ साथ बात हो रही है सियासत की। आइए बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आर्यन मिश्रा है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, एक स्टूडेंट भी हूँ और शाम में पार्ट टाइम बिजनेस भी करता हूँ। अच्छा, जैसे ये देखा जाता है कि चाय खानों में सियासत की बहुत चर्चा होती है, तो आपके यहाँ भी ऐसा होता है? रोज शाम में यहाँ युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, हर वर्ग के लोग यहाँ बैठते हैं, चर्चा करते हैं कि इस बार किसकी सरकार, परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या मिल रहा है सरकार से, क्या नहीं मिल रहा है। बहुत सारे सियासी बातचीत होती है, कभी कभी बहस भी हो जाती है उस चीज़ों में। माहौल हमेशा गर्म रहता है कि ये से नहीं, किसी चुनाव के समय में 24 घंटे यहाँ माहौल गर्म रहता है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में? युवा भी परेशान है, हर वर्ग के लोग परेशान हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं। तो निश्चित रूप से अब देखिए 24 का चुनाव नजदीक है, हो सकता परिवर्तन हो। चाय की चुस्कियों के साथ यहाँ चर्चा हो रही है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आहद मिर्ज़ा। तो ये क्यों कहा जाता था कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला? आसिफुद्दौला साहब जब इमामबाड़ा बनवा रहे थे तो दिन भर कंस्ट्रक्शन होता था और रात में उसको तोड़वा दिया जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। और इसके अलावा उन्होंने और भी विभिन्न धर्मों में कंस्ट्रक्शन करवाए हैं, जैसे एक जैनी समाज का मंदिर है यहीं डालीगंज में है, और इधर रामलीला ग्राउंड में इधर उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाए हैं ताकि किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म के लोगों को रोज़गार मिलता रहे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जिसको ना दे मौला उससे दे आसिफुद्दौला। तो चाय पे तो चर्चा हो रही है, पर इस बार जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, क्या इश्यूज़ हैं जिन पे आप वोट देंगे? देखिए, हम लोग ख़ास तौर पे जॉब्स, महंगाई और डेवलपमेंट, इन्हीं चीज़ों को नज़र में रख के वोट देते हैं। महंगाई का तो होगा ही, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जैसे गैस के बढ़े हैं, और भी चीज़ों के जो दाम बढ़े हैं उस हिसाब से तो होगा ही। और अमील शमसी जी, आप तो यंग जनरेशन के हैं और लखनऊ में इतने सारे मॉडर्न कैफ़ेज़ खुल गए हैं, मॉडर्न टी शॉप्स खुल गई हैं, पर आप यहाँ क्यों आते हैं चाय पीने? देखिए, यहाँ जो कहा जाता है शाम अवध, जिसको शाम अवध कहा जाता है, वो आप यहीं महसूस करेंगे। आप हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हमारे पीछे घंटा घर है, इस साइड हमारे पिक्चर गैलरी है, उधर छोटा इमामबाड़ा है, इधर। तो जो अवध की जो शाम है, जो अवध की शान है, वो आपको अगर चाय के साथ महसूस करनी है तो यहीं करिए। तो जैसे चुनाव पास आ रहा है, कैसी तैयारी चल रही है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है आपको? देखिए, स्पष्ट जो हमारा कहना है कि अब की बार 400 पार। देखिए, जो जनता ने जिस विश्वास के चलते नरेंद्र मोदी जी को चुना था, 10 सालों में जनता ने इस बात को देखा कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के नारे से शुरू किया, वो आकर के मोदी की गारंटी तक पहुंच गया कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है तो होगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी तो हटी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ट्रिपल तलाक खत्म होगी तो हुई। आप जैसे कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, प्रधानमंत्री जी ने भी पार्लियामेंट से कहा कि इस बार 400 पार, तो इतना कॉन्फिडेंस है जब बीजेपी में, तो क्या वजह है कि दूसरी पार्टी के जो लोग, चाहे वो खुद से आ रहे हो या कहीं तोड़ के आ रहे हैं, जैसे अजीत पवार साहब हैं, वो उनके लिए देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि अजीत दादा चक्की पीसिंग, फिर वो आ गए बीजेपी में तो डिप्टी सीएम बन गए। या यहाँ पे जयंत चौधरी हैं, वो सपा के साथ थे, वो आ गए हैं। ओम प्रकाश राजभर थे। तो अगर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो 400 सीट जीतने जा रही है, तो क्या वजह है कि ये सब जो पार्टीज़ हैं, इनको आप बीजेपी में लीडर्स को शामिल करा रहे हैं? बीजेपी किसी को बुला नहीं रही। बीजेपी एक परिवार है, परिवार का हिस्सा कोई बनना चाहता है तो स्वागत है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि हम कॉन्फिडेंट इसलिए हैं क्योंकि हमने ज़मीन पर काम किया।
सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा विपक्ष है उसका लो कॉन्फिडेंट होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि विपक्ष आज भी जो है वो इकट्ठा होने का एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है। क्या लग रहा है आपको, सही कह रहे हैं ये जो कह रहे हैं? समहाउ सर सही भी है और समहाउ कहीं ना कहीं ये भी है कि सर कहीं ना कहीं मिसयूज़ ऑफ पावर्स कहीं ना कहीं ऐसा होता है। और जैसे कि सर अगर बीजेपी ने पावर में आने के बाद, जैसे एक मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्हीं ने नो डाउट काम हुआ है, रोड नेटवर्क इंडिया का टॉप लेवल पे वर्ल्ड वाइड जानने लगा है। तो कहीं ना कहीं मिसयूज़ ऑफ पावर, सेंट्रल की एजेंसीज़ की मिसयूज़ कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। आप किस पार्टी को, वैसे आपको कौन सी पार्टी पसंद है? सर पसंद तो यूँ हमें एज अ राहुल गांधी एज अ लीडर अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम लोग सर स्टूडेंट हैं और यंग हैं उनकी, प्लस वो इतना ग्राउंड पे उतर के काम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और सर कहीं पे उनके ऊपर एक प्राइड और ग्रीड नहीं नज़र आता है। यूपी में सर देयर आर 2 पार्टीज़ ओनली, समाजवादी पार्टी एंड बीजेपी, इनमें ही होता है। बीएसपी रहती थी जो अब पूरी तरीके से यहाँ से जा चुकी है। हाँ, वोट डाइवर्ट ज़रूर कर देती है वो, और जिसका गेन बीजेपी को हो जाता है। हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ब्रिजेश शुक्ला सर हैं। और इनकी खास बात यह है कि कई चुनावों से हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव के नतीजे बाद में आते हैं, पर ये पहले बता देते हैं कि चुनाव में क्या होने वाला, और एकदम सही बताते हैं। तो क्या राज है, पहले राज बता दीजिए हम लोग को। कोई राज नहीं है अमन, राज सिर्फ इतना है कि मैं गांव-गांव जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, लोगों से पूछता हूं, और विचारधारा को अपने जो सर में होता है उसको उतार के फेंक देता हूं यहाँ पर, कि विचारधारा आपकी कोई काम नहीं करेगी। जो लोग कह रहे हैं उसको लोगों तक ले जाना है, उसको समझना है। आप क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं? देखिए अभी थोड़ा जल्दबाजी है, और जल्दबाजी इसलिए है क्योंकि अभी चुनाव शुरू हुआ है, माहौल बन रहा है। मैं बरेली गया था, पीलीभीत गया था, लोगों से बात की। वास्तव में इस बार जो है, पिछली बार था 19 में हर लड़ाई मोदी से थी, मोदी जीतते मोदी हारते। इस बार भी मोदी जीतेंगे या मोदी हारेंगे। मैं जिससे बात करता हूँ वो कहता साहब मोदी को वोट देंगे, योगी को वोट देंगे, या मोदी को वोट नहीं देंगे। एक बड़ी बात है ये साहब, मोदी को वोट देंगे, मोदी चुनाव में मैं तो वो चीज़ें देखता रहा हूँ जब नारा लगता था, अटल जी थे कि चप्पा चप्पा भाजप्पा, अब वो भाजप्पा पता नहीं कहाँ चली गई। अब तो मोदी को वोट देंगे, मोदी को वोट नहीं देंगे। बताऊं, बक्सी तालाब गया था तो एक मुस्लिम महिला मिली, तो मैंने उससे पूछा कि सवाल किया, तो उसने कहा कि भैया भूखे भी दे रहे हैं और दूसरा बताओ ना दो तो हम काहे न दें। तो एक पक्ष ये है। लेकिन हमको बाराबंकी में भी मुस्लिम वर्ग के लोग मिले, उन्होंने कहा किया है, मुझे दिया है, लेकिन वोट हम इनको नहीं देंगे। देखो सीधी बात है, मकान दिए गए हैं, हर घर को नल है, बिजली है, इसका एक असर है। मैं एक गया था बक्सी तालाब में एक कैडर मिला बसपा का, तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या, तो उसने कहा देखो बड़े आदमियों के यहाँ गैस, हमारे यहाँ गैस, उनके यहाँ मकान, हमारा मकान, उनके यहाँ बिजली, हमारे यहाँ बिजली। तो ये एक असर करेगा प्लस पॉइंट में। और वीक पॉइंट ये है, जो महंगाई है वो वीक पॉइंट है, बेरोजगारी है वो वीक पॉइंट है, जो परीक्षाओं में जो पर्चा आउट हो रहा है वो वीक पॉइंट है। अच्छा, जल्दी से कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उनका क्या स्ट्रांग पॉइंट है और वीक पॉइंट? समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट ये है कि समाजवादी पार्टी चुनाव में इस तरह का माहौल बनाती रही है। समाजवादी पार्टी बाकायदे वो लड़ती दिखती है। समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत पॉइंट ये है कि उसका जो परंपरागत वोटर था, यादव मुस्लिम, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, और उसमें कांग्रेस भी आ गई है, तो और भी वो जैसा नहीं है कि सीमेंट है जैसा हो जाना चट्टान। जो कमज़ोर पॉइंट ये है कि अखिलेश जो हैं अपने सहयोगी को एक नहीं कर पा रहे हैं, उस आक्रामकता से दौरा नहीं कर पा रहे हैं जो एनडीए गठबंधन कर रहा है, ये उनका कमज़ोर पॉइंट है। और लोगों को जोड़ने में उस तत्परता से नहीं लगे हैं जैसे लगना चाहिए, ये उनका कमज़ोर पॉइंट है। कांग्रेस का यहाँ माहौल कैसा लग रहा है इस टाइम आपको? सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश में कांग्रेस का माहौल, इंडिया गठबंधन का माहौल उसके पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हारने जा रहे हैं चुनाव, क्योंकि जो वादे उन्होंने किए थे 2014 में
वो संकल्प तो उठा के देखे। उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 10 साल से उनकी सरकार है, मतलब 20 करोड़ रोजगार। वो बताएं कहाँ पर है? हम वोट देने को तैयार हैं। ये कहते हैं कि एक वोट राम के नाम, हम कहते हैं एक वोट काम के नाम। राम मंदिर एक आस्था का विषय है, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन राम के आधार पर ये कहते हैं राम को लाए हैं, ये इतने शक्तिशाली हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ जो देश के भगोड़े हैं, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, उनको आप कब लाओगे? तो आप कह रहे हैं कि राम मंदिर का कोई असर नहीं होगा, लोग वोट नहीं देंगे उसके नाम पे? आस्था रखो राम पर और वोट करो काम पर, ये होना चाहिए। राम मंदिर को, मंदिर मस्जिद को, हिंदू मुसलमान को, भारत पाकिस्तान को राजनीति से पढ़े हट के देखना चाहिए। ये 2014 के बाद ट्रेंड चला है ना कि राम मंदिर, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान। मोदी जी बिना बताए अपनी कैबिनेट को भी नहीं बताते हैं, और नवाज शरीफ क्या पाकिस्तान जा रहे हैं, चुनावी फंड वहाँ से लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा हो रही थी, मोदी जी बोले नहीं। हब पावर नाम की कंपनी से इतना पैसा ले लिया पुलवामा हमले की, ठीक बात, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चाइना से पीएम केयर फंड के नाम में पैसा लेते हैं। जब हम पूछते हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है, तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है, विपक्ष पे ईडी सीबीआई का छापा पड़ता है। जहाँ तक बात ईडी और सीबीआई की है, तो ये बात जान लें कि ईडी सीबीआई वहीं पहुँचती है कि जहाँ पर गद्दों से नोट निकल रहे हैं। ईडी सीबीआई वहीं पहुँचती है कि जहाँ पर फॉल सीलिंग गिरती है तो नोटों की चादर बिछ जाती है। दूसरी बात यह है कि देखिए, अपराधी का ना तो राजनीतिकरण किया जाए, ना अपराधी का धार्मिककरण किया जाए। जो अपराधी है वो अपराधी है। ईडी और सीबीआई हमारे देश की संस्था है जो निष्पक्ष जांच करती है। बसपा का यहाँ क्या वो है? बसपा आप देख रहे हैं कि एक इतनी मजबूत पार्टी हुआ करती थी और अब वो कहीं दिखती नहीं है। पिछले कितने चुनावों से वो हारते चले जा रहे हैं। इस बार भी उतना कोई एक्टिव नहीं है मायावती। तो क्या लग रहा है आपको? हमें लगता है कि बसपा जो है उसी स्थिति में रहेगी। इस बार, पिछली बार 10 सीटें पाई थी, कारण कि गठबंधन था, अच्छी सीटें ली थी। उनका वोट बैंक, जो उनका सजाती वोट बैंक है मायावती का, वो उसी तरह चट्टान की तरह मजबूत है। लेकिन उसके आगे क्या होगा, जब तक बसपा को अतिरिक्त वोट नहीं मिलेंगे, इसीलिए उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए हैं, इसीलिए अति पिछड़े प्रत्याशी खड़े किए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बसपा को इस बार फिर कठिन चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी, और यदि एक बड़ा झटका लगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो बसपा के कैंडिडेट किसका वोट काटते हुए नजर आ रहे हैं? भाजपा को नुकसान करेंगे या सपा को? कई भाजपा के नुकसान करेंगे, सपा को। जैसे पीलीभीत आप देखिए, पीलीभीत में जिस प्रत्याशी को बसपा ने खड़ा कर दिया है, फूल बाबू को, उनका मुस्लिम वोटों में गहरा प्रभाव है। वो ना भी चाहे तब भी उनको मिलेगा वोट, वो बहुत सा वोट। तो यदि आप 40,000 50,000 वोट भी काट लेते हैं तो आप समझिए वो संख्या हो जाती 1 लाख। जहाँ अति पिछड़ों को खड़ा किया है, जहाँ प्रजापति को खड़ा किया है, जहाँ त्यागी को खड़ा किया है, वहाँ पर वो बीजेपी को नुकसान करेंगे। तो अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस देखिए कितने सालों से यूपी में अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। क्या वजह है कि वो अपने आप को रिवाइव नहीं कर पा रहे? कि कांग्रेस अच्छे ढंग से चुनाव नहीं लड़ती है। कांग्रेस का अपना जनाधार यहाँ बहुत कमजोर है। कांग्रेस के लोग आते हैं और जब हो जाता है बाकायदे चुनाव तो चले जाते हैं। अब वो जो लड़ती हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो क्यों नहीं लौटी बताइए। अब चुनाव भरी लड़की वो लड़ सकती हूँ, कर सकते थे। उसके बाद जो सीटें मांगी इन्होंने, जो 17 सीटें दी गई हैं, उसमें काम नहीं किया। मथुरा सीट मांग लिया, वो मांग लिया, फतेहपुर सीकरी मांग लिया, बनारस मांग लिया, गाजियाबाद। अब अंदाजा लगा लीजिए क्या मिलने वाला है। आप चले जाइए, देख आइए जाके। तो कांग्रेस को एक अच्छा मौका था। कांग्रेस अच्छे ढंग से सीटें मांग सकती थी, कांग्रेस अपनी मजबूत सीटें मांग सकती थी। लेकिन बड़े बड़े जो धुरंधर थे वो अपने सुविधा अनुसार सीटें मांग रहे थे। उस सुविधा के अनुसार आपको ताजुब होगा। बनारस में क्या, बताइए बनारस में क्या है, गाजियाबाद में क्या है, डाली शर्मा फिर आ गई वही। मथुरा को बताइए क्या है। और जो फतेहपुर सीकरी, रामनाथ को टिकट दे दिया, जो विधानसभा चुनाव हार गए थे, अखिलेश ने उनको सीटें दे दी। इसलिए जानते थे कि ये सीटें हारने वाली हैं, दे दो, चले निपट जाओ। रायबरेली अमेठी जीतेंगे या वो भी नहीं जीत पाएंगे इस बार? नहीं, वहाँ लड़ाई होगी, अच्छी लड़ाई होगी। अच्छा, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो जैसे उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि मुस्लिम्स भाजपा से इतने खुश नहीं रहते, उत्तर प्रदेश के जनरल उसमें। तो आपको क्या लगता है कि इस बार मुस्लिम्स क्या बीजेपी को वोट देंगे?
पूरे मुस्लिम के जितने भी लोग हैं हम सब लोग इस बार बीजेपी को वोट देंगे और इस बार बीजेपी 400 पार। एक हेट ट्रैकर है ऑनलाइन, उसका नाम है हिंदुत्व वॉच, और एक है इंडिया अगेंस्ट हेट। तो उसका ये कहना है कि 2023 में जो हेट स्पीचेस हुई इंडिया में 600 हुई, उसमें से 80% जो है बीजेपी के राज्य जहाँ थे वहाँ पे हुई और मुस्लिम्स के अगेंस्ट हुई। तो जब इतना कुछ हो रहा है तो मुस्लिम्स क्यों वोट देगा बीजेपी को? जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है, माननीय मोदी जी की सरकार बनी है, तब से आप देख रहे महिलाएं अपना फ्रीली घूम रही हैं। पहले डर रहता था कि महिलाओं के दिल में कि निकले या ना निकले, रात में निकलती नहीं थी, और अब आप देख रहे हैं। और अब आप यहाँ का पूरा देख रहे हैं, पूरा जो कार्य हुआ है, रोडें बनी हैं, गली गली जो पानी पहुँचा है। पहले लाइटों की समस्या रहती थी, अब कोई लाइटों की समस्या है नहीं कोई भी गली में, कोई भी मोहल्ले में। सिर्फ यही मोदी जी और योगी जी की देन है। हम क्या आपको क्या लगता है? हेट स्पीच की हो रही थी और आप तो दूसरी तरफ लेके चले गए। चलिए, मैंने माना आप बीजेपी के साथ हैं, मुस्लिम्स के लिए अगेंस्ट नहीं बोलती बीजेपी। 400 सीटें उठा लिए, 80 सीट्स यहाँ पे हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पे मुस्लिम वोटर ज़्यादा। एक कैंडिडेट आप बताइए, सबका साथ सबका विकास होता है ना, एक मुस्लिम कैंडिडेट है पूरे सारी सीटों पे। तो अपना सोच समझ के देंगे ना कि जहाँ से उनको वोट मिलेगा और जहाँ से उनकी मतलब जहाँ पे वो क्यों देंगे, जहाँ से उनका कोई वोट कटे। एक कम्युनिटी को थोड़ा जहाँ से हटा के ही सोचते जहाँ हैं से भाई, उनका कोई ऐसा वोट नहीं कटे तो होता। वो कहाँ क्यों दे देंगे मुस्लिम को? भाई वहाँ पे जीत जाएंगे वो। अच्छा, आप ये बताइए, नहीं आप मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि बीजेपी मुस्लिम्स के अगेंस्ट रहती है? डायरेक्टली तो बोलते नहीं है, लेकिन सर आप खुद ही देख सकते हो, एक कैंडिडेट है सिर्फ मुस्लिम, कहीं से वो एक कैंडिडेट है। नहीं, मुझे पता बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं। नहीं, वो एनडीए से भले कोई आ जाए, बीजेपी अपना दल से अनुप्रिया पटेल ने दिया। ये फिर क्यों ये नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास? ये बताइए, बीजेपी ये कह रही है कि हमारा जो सबका साथ सबका विकास है, उसमें जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसमें जो 15 करोड़ को उन्होंने पीएम आवास में घर दिए हैं, फ्री राशन दिया है और गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया है, उसमें से 2.5 से 3 करोड़ मुस्लिम हैं। तो उनका तो कहना है कि हम तो कोई मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं, तभी हमने ये सब चीज़ें दी हैं। सर दी हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपने आवाम को दे दी, लेकिन आप कोई ऐसे मेरा पॉइंट देखिए क्या है कि आप अच्छे कार्यकर्ता हैं बीजेपी में जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप उनको आगे फ्रंट फुट पे आने का क्यों नहीं कि वो इलेक्शन को कंटेस्ट करें? लखनऊ में कुल्हड़ की चाय के साथ सियासत पर गुफ्तगू बस इतनी ही। अमन को इजाज़त दीजिए।